नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ISJ कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 व 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों आज की इस क्लास में हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में से बच्चों आप लोग के एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे आप कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं या 9 की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में इसमें समझाया गया है। इसमें कोई बच्चा अगर पहली बार भी पढ़ रहा होगा, कुछ नहीं जान रहा होगा तत्सम तद्भव के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसमें कुछ महत्वपूर्ण MCQ भी करवाए गए हैं, उसको भी देखिए। ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में बनेंगे बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा देख के इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि इसमें से क्वेश्चन ना छूटे। बच्चों हिंदी के अभी जो यहाँ पर समय बचा हुआ है फरवरी में, मेरी कोशिश रहेगी हिंदी और अंग्रेजी के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQ बन सकते हैं, इन सभी को कवर करा दिया जाएगा बच्चों। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, अर्थात चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आप लोग की तैयारी में ये वीडियो ज़रूर मददगार साबित होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलें आज का ये क्लास देखते हैं। आज हम इस पीडीएफ के नोट्स को शुरू से अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि गांव में रहने वाला बच्चा भी इसे आसानी से समझ सके। आज के इस क्लास में हम इन 5 पेज के पीडीएफ नोट्स का बिल्कुल गहन अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा विषय है हिंदी शब्द रचना, यानी कि हमारी भाषा में जो शब्द हम रोजमर्रा में बोलते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं। बिल्कुल, और इस क्लास में हम आराम से एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। सही कहा। भाषा एक ऐसी बुनियाद है जिसका इस्तेमाल हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं, पर हम शायद ही कभी ठहर कर सोचते हैं कि जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो आए कहाँ से, उनका जन्म कैसे हुआ। हाँ, और उन्होंने अपना रूप कैसे बदला। देखो बच्चों, ये नोट्स इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाषा के इस पूरे विज्ञान को समझाते हैं। हम यहाँ सिर्फ रटने नहीं आए हैं, हम हर नियम के पीछे छुपे क्यों को समझेंगे। भाषा के पीछे का लॉजिक एक बार समझ आ गया ना, तो ये क्लास आपको एक कहानी की तरह मजेदार लगेगी। तो चलो इसको थोड़ा आसान तरीके से खोलकर समझते हैं। हमारा आज का मिशन बस यही है कि हम इन नोट्स को एक एक करके पूरी तरह डिकोड करेंगे। चाहे परीक्षा की तैयारी हो या बस ज्ञान बढ़ाना हो, आज की क्लास बहुत काम आएगी। तो आते हैं पीडीएफ के पहले पेज पर। यहाँ सबसे ऊपर लाल अक्षरों में एक हेडिंग दी गई है, तत्सम और तद्भव शब्द। सबसे पहले परिभाषा पर ध्यान देते हैं। तत्सम शब्द आखिर क्या होते हैं? हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है। पहले नोट्स में साफ लिखा है कि तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों यानी बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में आ गए हैं। ज्यों के त्यों का मतलब होता है कि जैसे वे पुराने जमाने में बोले जाते थे, ठीक वैसे ही आज भी बोले जाते हैं। बिल्कुल। और उदाहरण के लिए पीडीएफ में 3 शब्द दिए हैं, अग्नि, सूर्य और दुग्ध। जब आप इन शब्दों को बोलते हैं तो थोड़ा भारी भारी सा लगता है ना बच्चों, एकदम शुद्ध और थोड़े मुश्किल शब्द लगते हैं। हाँ, क्योंकि भाषा हमेशा से ऐसी आसान नहीं थी जैसी आज हम बोलते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात नोट्स में उभर कर आती है वो ये है कि भाषा समय के साथ हमेशा सरलता की ओर बढ़ती है। इंसान की फितरत होती है कि वो मुश्किल शब्दों को आसान बना लेता है। और यहीं से हमारा दूसरा शब्द निकल कर आता है, तद्भव। सही पकड़ा। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर थोड़ा आसान होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमने देखा, अग्नि। लोगों को जल्दी जल्दी में अग्नि बोलना लंबा लगा होगा, तो उन्होंने धीरे धीरे इसको बदलकर आग बोलना शुरू कर दिया। आग बोलना कितना आसान है ना। बिल्कुल। वैसे ही सूर्य को लोगों ने सूरज कहना शुरू कर दिया, और दुग्ध बोलने में जो जीभ को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, उसको सीधा और आसान करके दूध बना दिया। तो यानी जो शब्द बदल गए वो तद्भव हो गए। पीडीएफ में जहां वो चित्र बना है वो यही दर्शाता है कि कैसे एक पुराना शब्द समय के पहिए के साथ घूमकर आज की आसान हिंदी बन गया। पर सर, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछे। अगर आग बोलना इतना ही आसान है और लोगों ने इसको बदल दिया है, तो आज भी हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी अग्निदेव क्यों बोलते हैं? लोग पूरी तरह से आग पर शिफ्ट क्यों नहीं हो गए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो बच्चों,
भाषा में दो तरह के माहौल होते हैं। एक होता है औपचारिक माहौल, जैसे पूजा पाठ, कानून या सरकार के काम। वहाँ हमेशा भाषा की शुद्धता को बचा कर रखा जाता है। अच्छा, इसलिए वहां आज भी तत्सम शब्दों का राज है। हाँ, पर दूसरा माहौल होता है हमारी आम बोलचाल का, हमारे घर का, जहाँ सरलता सबसे जरूरी होती है। वहाँ तद्भव शब्द चलते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है। समझ आ रहा है ना बच्चों? अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ में इन शब्दों को पहचानने की एक बहुत ही शानदार सुपर ट्रिक दी गई है। लाल डब्बे में लिखी ये ट्रिक परीक्षा के समय बहुत काम आएगी। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक कहती है, संस्कृत जैसा बराबर तत्सम और बदला हुआ रूप बराबर तद्भव। कितना आसान कर दिया। परीक्षा में शब्द आए तो बस 3-4 बार बोलकर देखो। अगर थोड़ा कठिन लगे तो तत्सम है, और अगर लगे कि ये तो हम आम बोलचाल में ऐसे बोलते हैं तो उसको तद्भव मान लो। और इस नियम को दिमाग में पक्का करने के लिए आइए हम उस टेबल पर चर्चा करते हैं जो इस पहले पेज के अंत में दी गई है। एक तरफ तत्सम शब्द हैं और दूसरी तरफ उनके तद्भव रूप। सबसे पहला शब्द है अग्नि, और उसके सामने उसका तद्भव रूप लिखा है आग। वहां तस्वीर भी बनी है। उसके बाद एक और शब्द है अंधकार। ध्यान से सुनिए इसकी आवाज को। अंधकार, ये तत्सम है। और इसको आसान करके बनाया गया अंधेरा। फिर आता है अश्रु। अश्रु कहना आम बोलचाल में अटपटा लगता है ना? हाँ, कोई ये नहीं कहता कि मेरे अश्रु निकल आए, इसीलिए इसका बदला हुआ आसान रूप बन गया आंसू। और टेबल में अगला शब्द है कर्ण। कान को पुराने जमाने में कर्ण कहते थे, तो कर्ण हो गया तत्सम, और आसान भाषा में ये हो गया कान। अब बच्चों जरा ध्यान देना अगले शब्द पर। हमारा प्यारा गांव शब्द भी दरअसल एक तद्भव शब्द है। इसका असली तत्सम रूप टेबल में लिखा है ग्राम। अरे हाँ, आज भी हमारे गांव में ग्राम पंचायत होती है। गांव पंचायत नहीं कहते उसे। सरकारी कामों में आज भी ग्राम ही चलता है। बिल्कुल। ऐसे ही अगला शब्द है दुग्ध, जो तत्सम है, और दूध उसका तद्भव है। दंत, जिसमें बोलने में दांतों का जोर लगता है, वो तत्सम है, जिसका आसान रूप बन गया दांत। और टेबल के आखिर में दिया है मयूर, जो तत्सम है, और इसका बदला हुआ रूप है मोर। बच्चों, ये सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं है, ये हमारी सदियों पुरानी भाषा की कहानी है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने आसान उच्चारण के लिए शब्दों को नया आकार दिया। सही कहा। ये तो बात हुई उन शब्दों की जो संस्कृत से आए। अब देखते हैं कि क्या भाषा में सिर्फ वहीं से शब्द आते हैं या और भी रास्ते हैं। इसके लिए चलते हैं नोट्स के पेज नंबर 2 पर, जहां विषय है शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी पैदाइश कहाँ से हुई है, उसके आधार पर शब्दों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पीडीएफ में 3 मुख्य हिस्से हैं, देशज, विदेशी और संकर। तो सबसे पहला भेद उठाते हैं देशज। इसको तोड़कर देखें तो बनता है देश प्लस जा, यानी जो अपने ही देश में पैदा हुआ हो। नोट्स बताते हैं कि ये भारत की बोलियों या आम लोगों की लोक भाषा से बने शब्द होते हैं। बच्चों, हमारे देश में हर थोड़ी दूरी पर बोली बदल जाती है। उसी आम जनता की बोलचाल से जो शब्द निकलकर हिंदी में आ गए, उन्हें देशज कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लोटा, झोपड़ी, पगड़ी, थैला। क्या ये किसी अंग्रेजी किताब से आए हैं? नहीं, ये शब्द आम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार खुद गढ़े हैं। इनमें हमारी मिट्टी की महक है। यही भाषा की सुंदरता है। अब सवाल उठता है कि क्या हमारी हिंदी भाषा में सिर्फ अपने देश के शब्द हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए दूसरा भेद है विदेशी शब्द। इसका मतलब होता है दूसरी भाषाओं या फॉरेन लैंग्वेजेस से आए हुए शब्द। हमारे देश में सदियों से दुनिया भर से लोग आए, व्यापार करने या राज करने। हाँ, फारसी बोलने वाले लोग, अंग्रेज लोग। जब वो लोग यहाँ रहें तो उनकी भाषा के शब्द हमारी हिंदी में घुल मिल गए। पीडीएफ में शब्द देखिए, स्कूल, स्टेशन, डॉक्टर, अपील। आज हम इन शब्दों को ऐसे बोलते हैं जैसे ये हिंदी के ही हों, पर असल में ये विदेशी हैं। और अब आते हैं तीसरे भेद पर, जो सबसे मजेदार है, संकर, जिसे ब्रैकेट में हाइब्रिड भी लिखा है। संकर का अर्थ होता है 2 अलग-अलग चीजों का मिलन करवाना। बिल्कुल। जब 2 अलग भाषाओं के शब्द आपस में जुड़ के एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे संकर कहते हैं। पीडीएफ में उदाहरण है रेलगाड़ी। इसे ध्यान से सुने। पहला शब्द है रेल, जो अंग्रेजी भाषा का है, और दूसरा शब्द है गाड़ी, जो हिंदी का है। दोनों को जोड़ा तो बन गया रेलगाड़ी।
देखिए कैसे एक विदेशी और एक देसी भाषा मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदी कितनी दिलदार भाषा है। वो दूसरी भाषाओं के शब्दों को खुशी खुशी जोड़ लेती है। चलिए बच्चों, अब वक्त आ गया है थोड़े अभ्यास का। पीडीएफ में नीचे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। चलो बच्चों, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ अब। पहला प्रश्न है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शंस है ए अनल, बी आग और सी अघिया। तो बच्चों, अग्नि को आसान करके क्या बनाया था? अनल तो पर्यायवाची है, आसान रूप था आग, तो सही उत्तर है बी आग। अब दूसरा प्रश्न, लोटा कैसा शब्द है? ऑप्शंस है ए तत्सम, बी देशज या सी विदेशी। अभी हमने बात की थी कि लोटा, पगड़ी ये सब आम लोगों की भाषा से आए हैं, तो उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है बी देशज। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? ए देशज, बी संकर या सी तत्सम। इसका लॉजिक बहुत रोचक है बच्चों। तत्सम का पता है कि संस्कृत से निकले हैं, विदेशी का भी इतिहास मालूम होता है, पर जो शब्द गलियों से, खेत खलियानों से आए हैं, आखिर किसने सबसे पहले लोटा बोला, ये पता लगाना तो नामुमकिन है। हाँ, किसी किताब में इनका जन्म दर्ज नहीं है। इसलिए जिन शब्दों की उत्पत्ति का स्रोत हमें नहीं पता होता, उन्हें हम देशज मानते हैं। तो सही उत्तर है ए देशज। अब चौथा सवाल रेलगाड़ी शब्द है। ए तत्सम, बी संकर या सी देशज। अरे ये तो हमने अभी पढ़ा है। रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, दो भाषाएं मिल रही हैं तो ये संकर शब्द होगा। उत्तर है बी संकर। और आखिरी सवाल है, वकील और स्टेशन शब्द हैं ए विदेशी, बी देशज या सी तत्सम। स्टेशन सुनते ही पता चल रहा है कि अंग्रेजी से लिया गया है, और वकील अरबी या फारसी मूल का शब्द है। दोनों बाहर से आए हैं। सही उत्तर है ए विदेशी शब्द। यहाँ हमारी शब्द भेद की पहली कड़ी पूरी होती है। अब आइए इस भाषा की एक फैक्ट्री के अंदर चलते हैं जहाँ नए शब्द बनते हैं। अगर समझ आ गया हो तो बोलो हाँ सर। चलिए बच्चों, अब आते हैं नोट्स के पेज नंबर 3 पर। यहाँ विषय है उपसर्ग, जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ से शब्द रचना असली रूप में शुरू होती है। पीडीएफ में दाईं ओर एक कमाल की तस्वीर बनी है, वर्ड मशीन। आप सब एक आटे की चक्की जैसी मशीन सोचिए। इसके आगे एक फनल है जहां से हम डालते हैं मूल शब्द, जिसका अपना अर्थ होता है। फिर इस मशीन के ऊपर वाले छोटे फनल से हम एक टुकड़ा डालते हैं, उपसर्ग। जब मशीन चालू होती है तो ये छोटा टुकड़ा मूल शब्द के आगे जाकर जुड़ जाता है और नया शब्द निकलता है जिसका अर्थ बिल्कुल अलग हो सकता है। बिल्कुल। परिभाषा कहती है कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ यानी शुरुआत में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश। इसका सूत्र याद रखें, उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द। चलो अब इस मशीन में शब्द डालते हैं। मूल शब्द है धर्म, इसके आगे अ उपसर्ग लगाया तो मशीन से क्या निकला? अधर्म। मूल शब्द का अर्थ ही बदल गया। हाँ, पहले धर्म था, अब अधर्म हो गया। ऐसे ही लेख के आगे सु लगाया तो सुलेख बन गया, यानी अच्छी हैंडराइटिंग। शासन के आगे अनु लगाया तो अनुशासन बन गया। दिन के आगे प्रति लगाया तो प्रतिदिन बन गया। एक छोटा सा टुकड़ा कैसे स्विच की तरह काम करता है और अर्थ बदल देता है। बिल्कुल। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग दिए हैं नोट्स में। पहला है दू या दुर। इसका इस्तेमाल किसी बुरे या कठिन अर्थ के लिए होता है, जैसे दुर्गुण या दुर्व्यवहार। अच्छा। दूसरा उपसर्ग है आ। इसका अर्थ होता है शुरुआत या किसी सीमा तक, जैसे आगमन या आजीवन। तीसरा है परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, जैसे परिक्रमा या परिवार। परिवार जो में घेरे रहता है। चौथा है नी, जिसका अर्थ अभाव या बिना दर्शाने के लिए होता है, जैसे निडर या निवास। और आखिरी है उप, जिसका मतलब होता है पास या थोड़ा छोटा, जैसे उपकार और उपवन। बहुत खूब, उपसर्ग डिकोड हो गया। अब बढ़ते हैं पेज 4 पर, जहां विषय है प्रत्यय यानी सफिक्स। बच्चों, इस पेज पर एक उड़ती हुई पतंग की तस्वीर बनी है। वो पतंग हमारा मूल शब्द है, पर क्या कोई पतंग बिना पूंछ के उड़ सकती है? नहीं ना, वो पूंछ ही पतंग को दिशा देती है। तो आखिर में जो पूंछ बंधी है वही हमारा प्रत्यय है।
पतंग का उदाहरण सच में सटीक है। परिभाषा कहती है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। सूत्र होगा मूल शब्द प्लस प्रत्यय बराबर नया शब्द। यहाँ प्रत्यय पीछे जोड़ रहा है। उदाहरण लिख मूल शब्द है, पीछे जोड़ा आई, बन गया लिखाई। दूध के पीछे वाला जोड़ा तो दूध वाला। बुद्धि के पीछे मान जोड़ा तो बुद्धिमान। यहाँ नोट्स में इन प्रत्ययों की श्रेणियां भी बताई गई हैं। 3 मुख्य श्रेणियां, कर्ता, भाव या गुण और अन्य। कर्ता यानी काम को करने वाला। हाँ, जैसे अक प्रत्यय लगाया तो पाठक बन गया, वाला लगाया तो दूध वाला बन गया। ये एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। दूसरी श्रेणी है भाव या गुण बताने वाले प्रत्यय, जैसे आई प्रत्यय से पढ़ाई। इनमें कोई इंसान नहीं दिख रहा, एक भाव दिख रहा है। अच्छा, जैसे ता प्रत्यय से मानवता या सुंदरता। बिल्कुल। और ईला प्रत्यय लगाया तो रंगीला या जहरीला बन गया। इसके अलावा अन्य प्रत्यय भी हैं, जैसे मय जिससे आनंदमय बनेगा और मान जिससे बुद्धिमान और शक्तिमान बनेगा। बच्चों, इस पेज के अंत में एक और सुपर ट्रिक लिखी है, शब्द के पीछे लगने वाला बराबर प्रत्यय। बस यही दिमाग में रखना है, जो आगे लगे वो उपसर्ग, जो पीछे लगे वो प्रत्यय। चलिए अब आते हैं नोट्स के आखिरी पेज पर, पेज नंबर 5। यहाँ इस पूरे विषय का निचोड़ एक साथ मिलता है। यहाँ एक तराजू की तस्वीर बनी है और ठीक नीचे एक तुलनात्मक टेबल है जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर पक्का करेंगे। इस टेबल में 3 कॉलम हैं, विशेषता, उपसर्ग और प्रत्यय। पहली विशेषता है स्थान। तो बताओ बच्चों, उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के शुरू में। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। दूसरी विशेषता है कार्य। उपसर्ग आगे लगकर शब्द की मीनिंग बदल देता है, लेकिन प्रत्यय ज्यादातर शब्द का रूप और ग्रामर का आकार बदलता है। तीसरा कॉलम है उदाहरण। उपसर्ग का उदाहरण सुपुत्र, जहां पुत्र के आगे सु लगा है, और प्रत्यय का उदाहरण रंगीला, जहां रंग के पीछे ईला लगा है। और इसी टेबल के ठीक नीचे लिखी है रामबाण ट्रिक। उपसर्ग बराबर आगे, प्रत्यय बराबर पीछे। एकदम दिमाग में सेट करो बच्चों। चलो अब रैपिड फायर एमसीक्यूज राउंड खेलते हैं। हो जाओ तैयार। पहला प्रश्न है, अधम में उपसर्ग है ए अध, बी ए, सी अध। सर, यहाँ पर कई बच्चे गलती कर सकते हैं ना? हाँ, यहाँ ध्यान देना बच्चों। धम एक मूल शब्द होता है। जब उस मूल शब्द के आगे आ लगता है तो नया अर्थ बनता है। उपसर्ग आगे लगता है तो आगे क्या लगा है? आ। हाँ, सही उत्तर होगा बी आ। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, पढ़ाई में प्रत्यय है ए पढ़, बी आई, सी ई। प्रत्यय पीछे लगता है। पढ़ मूल शब्द हो गया, आखिर में क्या बोल रहे हो? पढ़ प्लस आई, आवाज आई की। सही उत्तर बी आई। अब तीसरे प्रश्न को ध्यान से समझना। सुंदर में उपसर्ग है ए सु, बी सुन, सी दर। बच्चों कई सोचते हैं आगे सु लगा है तो वही उपसर्ग होगा, लेकिन वर्ड मशीन याद कीजिए। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है जिसका अपना अर्थ हो। हाँ, अगर सु निकाल दे तो बचा दर, जो कि कोई शब्द नहीं है। असल में सुंदर खुद में पूरा मूल शब्द है। अगर ऑप्शंस में से चुनना ही पड़े तो ए सु दिया जाएगा, पर ऐसी गलती से बचना चाहिए। ये एक जरूरी सीख है बच्चों। चौथा प्रश्न सीधा है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? ए अंत में, बी शुरुआत में या सी बीच में? रामबाण ट्रिक याद करो, उपसर्ग बराबर आगे, तो सही जवाब बी शुरुआत में। और आखिरी सवाल, घबराहट में प्रत्यय है ए हट, बी आहट, सी राहत। मूल शब्द क्या निकला? घबरा, और आवाज आई आखिर में आहट की। घबरा प्लस आहट सही प्रत्यय है बी आहट। आज हमने क्या सीखा और इसे याद कैसे रखें, इसको एक बार बस कुछ सेकंड्स में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने तत्सम और तद्भव देखे, संस्कृत जैसा तत्सम और बदला हुआ रूप तद्भव। फिर उत्पत्ति के आधार पर देशज, विदेशी और दोनों की मिलावट से बने संकर शब्द देखे। फिर वर्ड मशीन से समझा कि उपसर्ग आगे जुड़कर अर्थ बदलता है और अंत में पतंग की पूंछ जैसा प्रत्यय पीछे जुड़ता है। पूरी पीडीएफ का निचोड़ एक ही है, उपसर्ग बराबर आगे, प्रत्यय बराबर पीछे। यहाँ आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है, पर बच्चों क्लास खत्म करने से पहले मैं एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा। सोचिए,
अगर हमारी भाषा में अचानक से नए शब्द जुड़ना बंद हो जाएं, तो क्या हम आज की इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझ पाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। भाषा बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह होती है, जो कभी रुकती नहीं बल्कि नए झरनों का पानी खुद में समा लेती है। जरा विचार कीजिएगा कि आज के समय में हमारे जीवन में कौन से नए विदेशी या संकर शब्द जुड़ रहे हैं, जैसे इंटरनेट या ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। खुश रहो, ध्यान रखो और इसी तरह नई नई चीजें खोजते और पढ़ते रहो। नमस्ते बच्चों।